गिलसूस पीओवी, खास खास, बेक्सियोल जंगचौन, जिंदा हो या नहीं, जवाब दो हरामियों। अंधेरे में हर तरफ चीखें फैल रही थीं। धूल, मिट्टी और जले हुए लोहे की गंध थ्रोट में अटक रही थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल था, सांस जैसे सीने में ही टूट रही हो। कुछ भी दिख नहीं रहा था। जांगचन आगे हाथ फैलाकर चल रहा था। अचानक उसकी उंगलियां किसी नरम अजीब चीज से टकराईं। ये क्या है? कमीने, मेरे बॉल्स क्यों पकड़ रहा है? पागल है क्या? मैं चिल्लाया, और उसी पल जांगचन की सांस जैसे वापस आई। जिंदा है। सियोला कहाँ है? उसकी आवाज कांप रही थी। सियोला, बेक्सियोल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने भी चिल्लाया। इतना अंधेरा है कि हाथ भी नहीं दिख रहा। तभी ऊपर से तेज रोशनी फटी। आंखें चुभ गईं। मैंने मुश्किल से पलकें उठाईं। एंट्रेंस जहां हुआ करता था, वहां बेक्सियोल खड़ा था, सीधा, शांत, जैसे यह सब उसके लिए रोज का हो। कहां मर रहे थे तुम लोग? तू कहां चला गया था? एक सुपरवाइजर को लैंटर्न टांगते देखा, उठा लाया। बेशक, संकट में सबसे पहले जिंदा रहने का रास्ता बेक्सियोल ही खोजता है। जल्दी बाहर निकलो, उसने कहा। यह जगह किसी भी पल बैठ सकती है। दूर दूर तक सायरन की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ काला अंधेरा, बिजली पूरी तरह गई हुई थी। बाहर निकलते ही धूल ने हमें घेर लिया। खांसी रुक ही नहीं रही थी। टॉर्च की रोशनी में देखा, दाहिना हिस्सा पूरी तरह ढह चुका था, बायां हो किसी तरह टिका हुआ। हम सच में बहुत लकी हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। जिंदा निकल लें, फिर बात करेंगे, बेक्सियोल बोला। हम एग्जिट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बेक्सियोल ने मेरा आर्म पकड़ लिया। उसकी नजर एक तरफ गई, वही जगह जहां एरबन था। मैंने भौहें चढ़ाई। वही आदमी जिसे हमारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना संकीर्ण मत बन, बेक्सियोल बोला। लीडर की बात भूल गया? गॉब्लिन यूनिट वैसे भी खत्म है और वह सोल्जर है। नहीं, बेक्सियोल ने जंगचन को देखा। मतलब वोट चाहिए। जंगचन पल भर हिचकिचाया, फिर चुपचाप बेक्सियोल के पास आ खड़ा हुआ। मैंने सिर हिलाया। वाह, सब पर दया उमड़ रही है आज। हम बाईं ओर बढ़े। ऊपर से मलबा गिरता जा रहा था। हर कदम पर लगा, अगला ही पल आखिरी होगा। तभी सलाखों से चिपका एक आदमी चिल्लाया, बचाओ, मुझे निकालो, जो कहोगे करूंगा। बेक्सियोल ने अनदेखा किया, लेकिन जंगचन ने पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुला। आदमी बाहर गिर पड़ा। चारों तरफ से आवाजें उठी, मुझे भी, मुझे भी। जांगचौन एक एक करके ताले तोड़ने लगा। पागल है क्या? बेक्सियोल चिल्लाया। सबको क्यों निकाल रहा है? बाहर क्या हाल है पता नहीं, जांगचौन बोला। अगर सिर्फ हम पकड़े गए तो बेट चाहिए। यह तर्क बुरा नहीं था। मैंने भी मदद की। फिर जांगचौन एक कमरे के सामने रुक गया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। यही है, बेक्सियोल बोला। है ना? मर गया, मैंने कहा। जांगचौन ने दरवाजे पर लात मारी। कोई हरकत नहीं। ताला टूटा। अंदर गए। फर्श पर खून के दाग थे। आयर औंधा पड़ा था। हैंड्स की पीठ फटी हुई, खून जमा हुआ। मैंने जीभ क्लिक की। ये हरामी फर्श पर मास्टरबेट कर रहा था क्या? सेल्फ हार्म है बेवकूफ, बेक्सियोल ने कहा। ओह, मैंने आयर को लात मारी। कोई हरकत नहीं। बेक्सियोल झुका। उसका चीक थपथपाया, फिर नेक के पीछे उंगलियां रखीं। उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या? जांगचौन ने हाथ लगाया। अगले ही पल उसका रंग उतर गया। इतना गर्म, इंसान इतना गर्म कैसे हो सकता है? सच में, स्किन जैसे आग। छोड़ दो, मैंने कहा। इस हाल में बोझ ही बनेगा। मतलब छोड़ दें, किसी भी पल लाश बन सकता है। रिस्क क्यों ले? तू ग्रजेस बहुत पालता है, बेक्सियोल बोला। पेटी आदमी, बेक्सियोल, तू। मैं बोल ही रहा था कि जंगचौन ने आयर को उठाकर शोल्डर पर डाल लिया। मैंने गाली बुदबुदाई। बाहर हाल वैसा ही था जैसा सोचा था। इंजर्ड ऑफिशियल्स, हर तरफ भाग दौड़। सामने वाली इमारत से लाल लपटें उठ रही थीं। सायरन, चीखें, धुआं। पूरा सिटी सेंटर युद्ध भूमि था। हमने नजरें झुकाई रखी और इंफॉर्मेशन ब्यूरो से निकल गए। सड़कों पर लोग भरे थे। शौक और डर से चेहरे सफेद। मैं हंसा। डिस्ट्रिक्ट ए में अर्थक्वेक से पहले पता चल जाता है, कहते थे। चुप, बेक्सियोल बोला। कार ढूंढो। मिली भी तो बाहर कैसे निकलेंगे? इसे सर्च करो। उसने आयर की तरफ देखा। डिस्ट्रिक्ट ए का सिटीजन है, कुछ तो होगा। जांगचौन ने आयर को गली में लिटाया। नेक पर क्रॉस नेकलेस, डॉग टैग, और कुछ नहीं। फिर उसने पॉकेट्स टटोली। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हुईं। हाँ? उसका हाथ आयर के क्रॉच के पास गया।
ह्योंग, मैंने घूरा। तेरी पसंद ऐसी थी, सोते में मुझे टारगेट करने वाला था क्या? चुप। उसने पैंट्स के अंदर क्लॉथ लाइंड पॉकेट से एक छोटा प्लास्टिक कार्ड निकाला। ये क्या है? मैंने कहा। बेकार सा। बेक्सियोल भी पहले श्रक करने वाला था, फिर उसका मुंह खुला रह गया। उसने कार्ड छीना। अरे, यही है क्या? वही, डिस्ट्रिक्ट बी से आने वाली कार में देखा था। मुझे याद आया, ड्राइवर ने कहा था पास, डिस्पोजेबल वाला, लेकिन वह तो सफेद था। हम तीनों चुप हो गए। फिर मैंने कार्ड छीन लिया। ट्राई करेंगे? ऑल और नथिंग। कार पास ही खड़ी थी। ड्राइवर को धमका कर उतारा, आयर को बैक सीट में डाला। बेक सियोल स्टीयरिंग पर बैठा और रुक गया। सियोला, ये बटन कहां है? एरिया सी के पुराने ट्रक से बिल्कुल अलग। वह पैनिक में बटन्स दबा रहा था। जल्दी कर। चुप कर रहा हूं। तभी विंडो पर नॉक हुआ। हम तीनों पलटे। सोल्जर, राइफल हाथ में। मेरी सांस अटक गई। बेक्सियोल ने विंडो खोली और मुस्कुराया। सिटीजन आईडी चेक कर लीजिए। वह पॉकेट टटोलने लगा। आईडी, शायद जल्दी में सोल्जर की नजर उसके कपड़ों पर गई। सस्पिशियस। फिर बैक सीट। आयर, मैं तुरंत बोला, ये दोस्त ड्रंक है, बहुत पीली, चलो घर चलते हैं। नाम? मैं हड़बड़ा गया। आर्म आयर के शोल्डर पर डाल दिया। आयर, हैंडसम है ना? पीछे से आवाज आई। प्राइवेट सीओ, वहां क्या हो रहा है? सोल्जर सीधा हुआ। कुछ नहीं, गलतफहमी थी। उसने अंदर झुककर स्टीयरिंग के पास कवर खोला, बटन दबाया, इंजन स्टार्ट, और वह चला गया। हम तीनों एक साथ डीले पड़े। मर ही गया था। मैंने सांस छोड़ी। उसने मदद क्यों की? मत सोच, बेक्सियोल बोला। चल। सिटी पीछे छूटता गया। बिल्डिंग्स ठीक होने लगे। गेट से पहले टनल आया। अगर बाहर से कार घुसी तो यहीं छलनी हो जाती है, मैंने कहा। टनल के सामने हम रुके। ठीक रहेगा, और ऑप्शन नहीं। बेक्सियोल ने सांस भरी और एक्सेलरेटर दबाया। टनल पार। कुछ नहीं हुआ। हम हंस पड़े, लेकिन आगे विशाल आयरन डोर खड़ा था, दर्जनों मंजिल ऊंचा। यह भी खराब हुआ तो? अब शकुन मत बोल, कार्ड डालो। जंक्शन ने कार्ड डाला। खामोशी। मेरे कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज पड़ी। पीछे कास, कमीना। तभी रीडर पर लाइट जली। कोड नंबर K0 फोन। परमिशन टू एंटर। डोर उठने लगा। मैं पागलों की तरह हंसा। दबा दे, सियोला। इंजन गरजा। कार गोली की तरह आगे बढ़ी और हम उस दैत्य के मुंह के भीतर घुस गए। किम हायुन्स POV। टीवी पर आवाजें आपस में टकरा रही थीं। NK रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई बगावत को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे नागरिकों की बेचैनी बढ़ रही है। साथ ही इन्फेक्टेड पर हो रहे प्रयोगों को लेकर राय बंटी हुई है। यह 22वीं सदी है। इन्फेक्टेड की संख्या काफी कम हो चुकी है। इलाज भी विकसित हो चुका है। फिर इतने खतरनाक प्रयोगों की जरूरत क्या है? मुझे तो नुकसान ज्यादा दिखता है, लेकिन इलाज पूरी तरह स्थायी नहीं है। समय के साथ उसका असर कम हो जाता है। भविष्य के लिए रिसर्च जरूरी है। क्या सब भूल गए हैं कि पहली आपदा म्यूटेशन की वजह से हुई थी? अभी भले ही ठहराव हो, लेकिन किसी भी पल फिर से बदलाव हो सकता है। और अब जब साबित हो चुका है कि उनका ब्लड उपचार में काम आता है, तो नई दवाइयां क्यों न बने? मसला यह भी है कि क्या ऐसे प्रयोग नैतिक हैं, भले ही वे इन्फेक्टेड पर ही क्यों ना हो? नैतिकता इंसानों पर लागू होती है। क्या वे हमारे जैसे हैं? तो फिर लाशों के अपमान के खिलाफ कानून क्यों है? बेतुकी बात मत करो। क्या लाश किसी पर हमला करती है? मैं बिना किसी भाव के स्क्रीन को देखता रहा। आवाजें तेज थीं, लेकिन मेरे भीतर कुछ भी नहीं हिल रहा था। क्वान सोयंग भी जल्द ही वहां होगी। इंस्टीट्यूट का बजट कट चुका है। वह पहले ही तनाव में है। उसे बहस करते देखना दिलचस्प होगा। मैंने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ टीवी बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरा नया था, फर्नीचर नया। यह जगह जल्द ही आयर की होने वाली थी। मैं जानता था इस हालात में उसे वापस भेजना मूर्खता होती, इसलिए योजना साफ थी। कुछ दिन इंटेलिजेंस एजेंसी में ही रखा जाए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब वापस लाकर धीरे धीरे मनाया जाए, समझाया जाए। आखिरकार उसके पास मुझसे भागने की वजह नहीं थी, या यूं कहूं, वह भाग ही नहीं सकता था।
उसकी आवाज अचानक कानों में गूंज उठी। आपने हमें कभी इंसान नहीं समझा, हम बस आपकी इच्छाओं के औजार थे। मजा आया मुझे बेवकूफ बनते देखकर। हमारे बीच जो हुआ उस वक्त डर नहीं लगा। अगर पता होता तो मैं आपको मटेओ जैसा बना देता। मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं कितना बेवकूफ था। आप जैसे आदमी के लिए। मेरे होंठों से हंसी निकल गई, सूखी बेरंग। मुझे पता है, मैंने बुदबुदाया। तुम बदकिस्मत थे। तुम्हें मुझ जैसे आदमी से क्यों टकराना पड़ा। खिड़की के बाहर शहर फैला था। मेरी आंखों में वही अंधेरा उतर आया। तभी पैरों के नीचे हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मैंने रिस्ट वॉच देखी, कोई अलार्म नहीं। क्या भ्रम था। मैं लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। कंपन तेज हो गया। मेज पर रखे टीकप का पानी हिलने लगा। उसी पल यू मिन जून अंदर भागता हुआ आया। यंग मास्टर। उसके पूरा बोलने से पहले जमीन जोर से कांप उठी। यह हल्का झटका नहीं था। छत से लटकता भारी शैंडलियर झूलने लगा। मेरी नजर दूर इमारतों पर गई। वे साफ हिल रही थीं। फिर धमाका। पश्चिम दिशा में आग भड़क उठी। एक्सप्लोजन के साथ ही लाइट्स झपकने लगीं और शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूब गया। सड़क पर गाड़ियां रुक गईं। लोग इमारतों से बाहर निकल आए। आग इंटेलिजेंस एजेंसी की दिशा से थी। मैंने कोट उठाया और बिना सोचे कार में बैठ गया। सड़कें भरी थीं। लोग फोन्स पकड़े घबराए खड़े थे। मैंने मैनेजर को कॉल किया। कोई कनेक्शन नहीं। कहीं भी लाइन नहीं लग रही थी। मेरे जॉ अपने आप भींच गए। एजेंसी के सामने पहुंचा तो सांस रुक गई। इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह ढह चुका था। सर्च लाइट्स, सोल्जर्स, पुलिस, हर तरफ अफरा तफरी। एम्बुलेंसेस, फायर ट्रक्स, घायल लोग। मैं कार से कूदकर अंदर भागा, लेकिन एक अधिकारी ने रास्ता रोक लिया। कोलैप्स का खतरा है, अंदर जाना मना है। हटो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। जानते हो मैं कौन हूं? आदेश है, माफ कीजिए। यहां मुझसे ऊपर कौन है? मैंने उसे धक्का दिया और अंदर घुस गया। हवा में सीमेंट की धूल भरी थी। चारों तरफ कराहने की आवाजें। कृपया, कृपया। मैं संकरे रास्तों से क्रॉल करता हुआ बेसमेंट तक पहुंचा। फ्लैशलाइट जलाई। वह हिस्सा सुरक्षित था। मैंने राहत की सांस ली और उसके कमरे की तरफ दौड़ा और वहीं जम गया। दरवाजा खुला था। कमरा खाली। फर्श पर खून के निशान थे। लॉक तोड़ा गया था। आए, मेरे हाथ अपने आप बालों में चले गए। बाहर निकला तो किम स्योन ओ मेरा इंतजार कर रहा था। ह्युंग, पागल हो गए हो? अंदर क्यों गए? मैंने आसपास देखा। वह दूर नहीं जा सकता था। डिस्ट्रिक्ट ए से बाहर तो बिल्कुल नहीं। तभी याद आया, पास। मेरी आंखें बंद हो गईं। गेट सील हो चुका है। मैंने कहा, वह जिंदा बाहर नहीं जा सकता। स्योनो समझ गया। फिर भी मेरे सीने पर किसी ने जैसे पैर रख दिया हो। पास के बाद भी। टनल, किल जोन। दशकों पहले रीबल्स वहां मारे गए थे। कमीना। मैंने दांत भींचे। ब्लॉकेड हटाओ। क्या? हटाओ। परसूट टीम गेट भेजो। हेलीकॉप्टर तैयार करो। सियोनो कुछ नहीं बोला। उसने रेडियो उठाया। किल नहीं करना। मैंने जोड़ा, जिंदा चाहिए। 1 साल 6 महीने बाद। अननोन। मैन्स पीओवी ट्रांसपोर्ट ट्रक डिस्ट्रिक्ट ए से गोल्ड सिटी की तरफ बढ़ रहा था। नई सिटी, नया सपना। खर्चा बेहिसाब, बहस भी उतनी ही। स्टीयरिंग पर बैठा मैं डिस्ट्रिक्ट बी का था। सैलरी अच्छी थी। डिस्ट्रिक्ट ए में घुसने भर से लोग जलते थे। पलकें भारी हो रही थीं। ह्युंग, बगल वाला बोला। मैं चला लूं? नहीं, मैंने कहा। रुके तो मुसीबत। गॉब्लिन कॉर्प खत्म हो चुकी है। 1 साल हो गया। सच था, लेकिन खाली जगह भरने वाले हमेशा आ जाते हैं। तभी पीछे से जोर की आवाज आई। मैंने देखा, एक पुराना ट्रक पागलों की तरह हमारी तरफ आ रहा था। गन कसी। ये क्या? ट्रक हमारे आगे कट मारा। पीछे एक लड़की खड़ी थी। 2 चोटियां। हाथ हिला रही थी। हाथ हिला रही है। हमने भी हाथ हिलाया। वह उंगलियां मोड़ने लगी। एक एक 2 बची तो दिल बैठ गया। आखिरी उंगली गिरी। धमाका। ट्रक पलट गया। मैं स्टीयरिंग के नीचे गन ढूंढ ही रहा था कि ठंडी आवाज आई, हाथ बचाने हैं तो वो मत निकालो। मास्कड आदमी, तेज आंखें, गॉब्लिन कॉर्प्स। वो हंसा। सियोला, पूछ रहे हैं हम गॉब्लिन्स हैं क्या? लड़की ऊपर कूद आई। झुक कर देखा, हम गॉब्लिन्स नहीं। फिर विसल। रेत हिली। चारों तरफ लोग उभरे। बॉस को बुलाओ।
गन थ्रोट पर लगी। मास्क्ड आदमी ने मास्क उतारा और मुस्कुराया। बॉस नहीं आ सकता। क्यों? वह किसी औरत के साथ बहुत बिजी है। डेस्टिनेशन किन्निस्के। किम सियोनो का पीओवी। मैं पोडियम के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर रूट और सर्वेलेंस की इमेजेस बदल रही थीं। कॉन्फ्रेंस रूम की हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी जकड़न थी, जैसे हर कोई सांस रोककर सुन रहा हो। हाल के दिनों में गोल्ड सिटी डेवलपमेंट साइट तक जाने वाले रास्ते पर कई बार लूटपाट और हिंसक घटनाएं हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है और रोबोटिक डिटेक्शन डॉग्स भेजकर सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा फिलहाल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के साथ मूवमेंट करके सिक्योरिटी बढ़ाने की योजना है। मेरी आवाज शांत और नियंत्रित थी। सामने बैठे कमिटी मेंबर्स ने गंभीर चेहरों के साथ सिर हिलाया। डिस्ट्रिक्ट ए के ये 28 अहम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की रीढ़, जिन्हें कैप्टन किम हायुन अक्सर अपने अंदाज में टूथलेस टाइगर्स कहता था। बूढ़े आदमी जिनके बारे में उसका कहना था कि कभी भी गिर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल किम, आपने उन लोगों की पहचान कर ली है ना? सवाल आते ही मैंने रिमोट दबाया। स्क्रीन पर एक एक कर तस्वीरें उभरने लगीं। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, 1 साल और 7 महीने पहले रिबेल्स को दबाने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया था। उस दौरान 3 हॉस्टेजेस पकड़े गए थे और माना जाता है कि ये वही लोग हैं। एग्जीक्यूशन से ठीक पहले अर्थक्वेक की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी की इमारत गिर गई और वहीं से ये लोग भाग निकले। और फिर बैक्सियोल, जंगचेओन और किल्सू की तस्वीरें गायब हुईं। अगली इमेज सामने आई। मिलिट्री यूनिफॉर्म में सीधा खड़ा एक जवान लड़का, पहली नजर में बहुत यंग और कहीं कहीं एक अजीब सी असहजता। ईरे। कुछ कमिटी मेंबर्स ने पहचानते ही फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या ये वही नहीं है? मिक्स्ड ब्लड, जिसे कैप्टन किम हायुन डिस्ट्रिक्ट बी से लेकर आया था। इतना हंगामा करने के बाद भी आखिर रिबल ही निकला। अपनी जड़ों को छुपाना आसान नहीं होता। जिसने वही देखा और सीखा हो, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या पक्का है कि वो इसमें शामिल है? मैंने माइक्रोफोन को होठों के पास लाया। अब तक लूट की जगहों पर 3 ही लोगों को देखा गया है, लेकिन एरिया सी में भेजे गए एक इन्वेस्टिगेटर को एक गवाह मिला, जिसने कुछ महीने पहले इन चारों को साथ देखा था। भागते वक्त जिस नागरिक की गाड़ी छीनी गई थी, उसने भी इन चारों की पहचान की है। इसलिए संभावना काफी ज्यादा है। सच में उसने तो भेड़िए का बच्चा पाल लिया। किम हायुन ने उसे बचाने के लिए इतना कुछ किया। सबकी निगाहें कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी की तरफ चली गईं। वहां सिर्फ चेयरमैन का नेम प्लेट था। किम हायुन के पिता बीमारी के कारण रिकुपरेटिंग थे और किम हायुन उनकी जगह प्रॉक्सी बनकर बैठता था। फिर भी उसके चेहरे पर अक्सर वही उबा हुआ उदास सा भाव रहता था। क्या किम हायुन को भी रिपोर्ट भेजी गई है? यह सवाल पार्क वूजिन ने पूछा। पार्क मूजिन और पार्क वूजिन का पिता और कमेटी का सबसे असरदार आदमी। एक्टिंग चेयरमैन किम हायुन ने तय किया है कि वो अब मिलिट्री के मामलों में दखल नहीं देंगे। यही ठीक है। उस वक्त इन लोगों को यहां से भागने किसने दिया था? सुना है वो पास किम हायुन का था और यह भी कम बेशर्मी नहीं थी कि उसने उन्हें मारने से मना कर दिया। ये सारा झंझट उसी की वजह से नहीं है। बिल्कुल, मिलिट्री कोई उसका प्लेग्राउंड नहीं है। आमतौर पर किम हायुन के सामने सबकी जबान बंद रहती थी, लेकिन आज सब खुलकर बोल रहे थे। जब सब उसकी आलोचना में डूबे थे, तभी एक कमेटी मेंबर आगे बढ़ा, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था। वह कम बोलता था, लेकिन सब उसका सम्मान करते थे। वह किम हायुन के पिता के साथ भाइयों की तरह बड़ा हुआ था। यहां मौजूद ज्यादातर लोग और उनके माता पिता भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। खून का रिश्ता न होते हुए भी वे परिवार की तरह जुड़े थे। उन्हें लगता था कि डिस्ट्रिक्ट ए की ताकत इसी हार्मनी में है। जो एनिमल कारकेसेस वहां मिले हैं, उनका कारण पता चला। उस शालीन सवाल पर मैंने स्क्रीन बदल दी। नई तस्वीर में जानवरों की लाशें थीं, बुरी तरह फटी हुई। टांगों और पूंछ के आकार से लगता था कि वे स्ट्रे डॉग्स थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर गायब थे। ये गोल्ड सिटी ब्लास्टिंग साइट पर मिले कुछ स्ट्रे डॉग्स के कारकेसेस हैं। 1 हफ्ते पहले कंस्ट्रक्शन के दौरान एक वर्कर ने इन्हें देखा था। फिलहाल
कारण की जांच चल रही है। आखिर किस चीज ने उन्हें इस तरह फाड़ दिया? क्या आसपास टाइगर्स हैं? टाइगर्स सिर नहीं खाते। या फिर इन्फेक्टेड? इन्फेक्टेड शब्द सुनते ही कमरे में हलचल मच गई। जिन कमेटी मेंबर्स ने उस दौर को देखा था जब इन्फेक्टेड बढ़ रहे थे, उनके अंदर आज भी एक अलग सी दहशत थी। रिसर्चर्स के अनुसार ये दांतों से नहीं बल्कि किसी बहुत ताकतवर फोर्स से फाड़े गए लगते हैं। कारकेसेस में मिले दूसरे एलिमेंट्स की भी जांच हो रही है, लेकिन हालत बहुत खराब होने की वजह से समय लगेगा। हमने आसपास कैमरास भी लगाए हैं और हमारी टीम पूरी तरह निगरानी कर रही है। हम इसे जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। अगर किम हायून यहां होता तो शायद वो घर जाते समय सावधान रहने जैसे कटु जोक्स करता, ये कहकर कि कोई गारंटी नहीं है कि उनका अंजाम भी ऐसा ना हो, और इससे सब और भड़क जाते। आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। बाहर निकलते हुए मैंने थके हुए मन से जेब टटोली, सिगरेट ढूंढते हुए। पार्किंग लॉट में किम दो चोल दिखाई दिया। इस साल ट्रेनीज की जिम्मेदारी उसी की थी और हर दिन वो और ज्यादा थका हुआ लगता था। हर मुलाकात में वो शिकायत करता कि हर साल सिर्फ होपलेस लोग ही बढ़ते जा रहे हैं। काफी मुश्किल रही। तुम जानते हो, पत्ते गिरने की आवाज से भी सब कांप रहे हैं। किम हायून वो नहीं था। किम दोचोल ने हैरानी से सिर झुकाया। उसने सुना था कि एक्टिंग चेयरमैन बनने के बाद किम हायून काम में काफी डिलिजेंट हो गया है और हर कमिटी मीटिंग में बिना चूके आता है। तो क्या उसे पता नहीं चला कि तुमने उसे ढूंढ लिया है? मैंने हल्की सी सांस ली। सच तो यह था कि कमिटी में मना करने के बावजूद रिपोर्ट सबसे पहले किम हायून को भेजी गई थी। आयर के बारे में सुनकर वह उम्मीद से ज्यादा शांत था। बस उसने कुछ दिनों तक उस इलाके में ट्रूप्स भेजने को टालने की बात कही थी और मैंने हामी भर दी थी। प्राइवेट मर्सनरीज तक इस्तेमाल करने वाले इंसान से ऐसी प्रतिक्रिया समझ से बाहर थी। उसकी ये खामोशी, ये अजीब सी शांति मुझे और बेचैन कर रही थी। किम हायून का पीओवी क्राउडेड ऑडिटोरियम में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, शोर अपने आप थम गया। कुछ जाने पहचाने पेरेंट्स से नजर मिलाते हुए मैं ऐना के पास वाली सीट पर बैठ गया। मेरी बाह में फूलों का बड़ा सा बुके देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये तुमने खुद खरीदे? हाँ। क्यों? मैं भी तैयार करके लाई थी। फूल कभी ज्यादा नहीं होते, मैंने हल्के से कहा। और बधाई देने वाले लोग भी। तभी ऐना की बाईं तरफ से कोई अचानक झुका। ह्यूंग। एंजेलो ने हाथ उठाया और मैंने मुस्कुराकर हाई फाइव दिया। पहले जो मुझे ह्यूंग अजुशी कहता था, अब सिर्फ ह्यूंग कहता था। पास बैठे दूसरे बच्चे भी ग्रीट करने लगे। कोई पूछ रहा था कि मैं पिछले हफ्ते क्यों नहीं आया, कोई गर्व से दिखा रहा था कि उसका टूथ गिर गया है, और कोई बता रहा था कि वो बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गया है। फिर ग्रेजुएशन लेने वाले बच्चों की लाइन आई। लूका इधर उधर देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। उसने हाथ हिलाया। मैंने भी जवाब में हाथ उठाया और ऐना से धीमी खुश आवाज में कहा, मुझे बहुत पसंद करता है। कोई मानेगा कि वो मेरा बेटा है। पिछले कुछ महीनों से मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर बातचीत में शादी का जिक्र। कहते थे कि उनका एक ही बेटा है और मरने से पहले पोते को देखना चाहते हैं। इस दुनिया में फैमिली लाइन आगे बढ़ाने का उनका जुनून हैरान कर देने वाला था। जब मैंने लगातार अनदेखा किया तो उन्होंने क्वॉन सो यंग का नाम लिया। कहा कि बचपन से जानते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? उस वक्त मेरे चेहरे का क्या हाल रहा होगा? शायद वैसा जैसे गलती से सड़ा हुआ मांस मुंह में चला जाए। क्वॉन सो यंग की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। उसने साफ कहा था, घिनौना, लगभग सेल्फ लोडिंग तक। आखिरकार लंबा सेरेमनी खत्म हुआ। फैमिली फोटोज का वक्त आया। बच्चों को इतना बड़ा होते देखकर वक्त के गुजरने का एहसास फिर से हुआ। जो बच्चे पहले यहां एडजस्ट नहीं कर पाते थे, अब दोस्त बना चुके थे, एक दूसरे को घर बुलाते थे। मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि इसमें मेरी मेहनत का भी बड़ा हाथ था। किंडरगार्टन और स्कूल इवेंट्स में मेरा आना जाना लगा रहता था। पिता को यह सुनकर कितना गुस्सा आता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तभी लूका ने बड़े बुके के साथ मेरी स्लीव पकड़ ली। नीचे देखा तो वो गोल काली आंखों से मुझे देख रहा था। मेरे डैड
और आयर कब आएंगे। इतनी छोटी उम्र में भी वो समझदार था। उसने मटेओ के बारे में नहीं पूछा। शायद आज ग्रेजुएशन का दिन था, इसलिए उदासी ज्यादा थी। मैंने पल भर सोचा, फिर झुककर उसकी आंखों के स्तर पर आ गया। डैड को थोड़ा वक्त लगेगा। उसने होंठ फुला लिए, निराश सा। लेकिन मैंने रुककर कहा, तुम आयर से जल्द मिल पाओगे, मुझे लगता है। उसके उदास चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। सच? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर मेरी नजर एना से मिली। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वजह मैं समझता था। मेरे लिए यह सब बस निभाना था, लेकिन उसके लिए वो सच में इन बच्चों की गार्डियन बनती जा रही थी।